बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 3 जो कि डायनामिक्स है को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फोर्स क्या होती है, फिर हम पढ़ेंगे इनर्शिया क्या होता है और फिर हम पढ़ेंगे मोमेंटम क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फोर्स की। लेकिन फोर्स से जाने से पहले हम पहले चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर का नेम है डायनामिक्स। डायनामिक्स होता क्या है? अच्छा, जो चैप्टर 1 था ना, उसमें हमने पढ़ा था मैकेनिक्स, अगर आपको याद हो। अगर हम मैकेनिक्स को डिस्कस करते हैं ना, मैकेनिक्स मैकेनिक्स का मतलब होता है कि ऐसी फिजिक्स के दौरान जिसके अंदर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन, उसके इफेक्ट्स और उसके कॉजेज को स्टडी करते हैं। ठीक है। मैकेनिक्स का मतलब होता है वो वाली फिजिक्स के दौरान जिसके अंदर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को, उस मोशन से जो इफेक्ट्स होता है उसको, और वो मोशन होती किस वजह से है, उसकी रीजन क्या होती है, कॉजेज को डिस्कस करते हैं। उसको हम बोलते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स को फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया, जिसके एक नाम काइनेमैटिक्स जो कि हम चैप्टर 2 पढ़ चुके हैं, और दूसरा डायनामिक्स जो कि चैप्टर 3 है। अच्छा, काइनेमैटिक्स में हम, क्योंकि हम ऑलरेडी चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं, काइनेमैटिक्स में हम डिस्कस करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की एक तो मोशन को डिस्कस करेंगे और साथ में उस मोशन से प्रोड्यूस होने वाले इफेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है। मैकेनिक्स के अंदर 3 चीजें हैं, याद रखना। मोशन है, इफेक्ट है, कॉज है। ठीक है। मैकेनिक्स को 2 में मजीद डिसोल्व किया गया। एक को काइनेमैटिक्स का नाम दिया गया, एक को डायनामिक्स का नाम दिया गया। काइनेमैटिक्स के अंदर मोशन है और इफेक्ट है, जबकि डायनामिक्स के अंदर मोशन है, मोशन दोनों में है, लेकिन साथ में इसके कॉजेज आ जाता है। क्लियर? तो डायनामिक्स एक ऐसी फिजिक्स की ब्रांच होती है जिसके अंदर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्कस करते हैं और मोशन के कॉजेज को। मोशन के कॉजेज का मतलब है कि जिस वजह से मोशन प्रोड्यूस हो रही है। आप अपने माइंड में बात लेकर आए, किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन किस वजह से होती है? किस वजह से होती है? फोर्स की वजह से। जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं, धक्का लगाते हैं, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर पुश करते हैं, पुल करते हैं, तब उस ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन प्रोड्यूस होती है। तो मोशन का काज क्या होगा? मोशन का काज क्या होगा? फोर्स। तो डायनामिक्स एक ऐसी ब्रांच होती है फिजिक्स की जिसके अंदर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन और उसके कॉजेज को स्टडी करते हैं। क्या आपकी बात क्लियर होगी? अब मोशन का काज क्या होता है? मोशन किस वजह से होती है? अच्छा, एक ना बात याद आई, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। डायनामिक्स की बात याद आई। जो ऑटो गाड़ियां होती है ना, ऑटो गाड़ी के अंदर कुछ जो गियर होता है वो कुछ यूं होता है। एक होता है डी, फिर होता है एन, फिर होता है आर, या फिर मतलब ये होता है डी एन पी आर, कुछ इस तरह से होता है। मतलब ये वहां पर वर्डिंग लिखी होती है, ऐसी है ना। एन का मतलब तो होगा न्यूट्रल, पी का मतलब होगा पार्किंग, यानी जब आपने गाड़ी को बंद करना होगा। आर होगा रिवर्स, जब गाड़ी को रिवर्स करना होगा। डी का मतलब क्या होता है? डी जब डी पर हम गियर करते हैं ना, हैंडल को गियर का डी पर लेकर जाते हैं, तब गाड़ी हमारी फॉरवर्ड मूव करती है। ऐसी है। डी का वैसे मतलब क्या होता है? डी का मतलब होता है डायनामिक्स। याद रखना, डी का मतलब होता है डायनामिक्स। तो डायनामिक्स क्या होता है? डायनामिक्स होता है गाड़ी की मोशन और उसका काज। तो काज, गाड़ी की मोशन का काज क्या होगा? एक्सेलरेटर, एक्सेल जो ब्रेक के साथ होता है, एक्सेलरेटर, रेस जिसको बोलते हैं। ठीक है। मोशन का काज में रेस होती है, रेस होगी मतलब फोर्स है, रेस मतलब फोर्स है। बात समझे? तो इसलिए उसका नाम डी होता है, मतलब वो डायनामिक्स होता है ना। ये इंटरेस्टिंग बात है। ओके, यहां पर वापस आ गए। डायनामिक्स मतलब जिसमें मोशन और कॉज स्टडी करेंगे। और मोशन होती है, मोशन की जो कॉज है, जो मोशन की वजह है, वो क्या होगी? मोशन की जो वजह होगी वो होती है फोर्स। ठीक है, वो होगी फोर्स। चलेंगे, सबसे पहले हम फोर्स को डिस्कस करते हैं। हमारा आज का जो वीडियो है इसमें हम फोर्स को ही डिस्कस करने के लिए जा रहे थे। फोर्स क्या होती है? व्हाट इज फोर्स? मेरे पास ये वॉल है, मैं इस पर धक्का लगाता हूं, फोर्स लगाता हूं, मैं इसको धक्का लगा रहा हूं, मूव हो रही है? मूव होगी? नहीं होगी।
लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं, ये मूव नहीं हो रही लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूं। एक ट्रक खड़ा है बड़ा सा, बहुत भारी ट्रक है, धक्का लगाना उसको, मैं उसको धक्का लगा रहा हूं, अकेला बंदा उसको धक्का लगा रहा है, क्या ट्रक मूव करेगा? नहीं, लेकिन बंदा कोशिश कर रहा है, बंदा कोशिश कर रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि जो फोर्स होती है, हम कहेंगे द फोर्स विच जो मूव और टेंड्स टू मूव, यानी कि फोर्स एक वो चीज है जो मूव करवाती है किसी ऑब्जेक्ट को या फिर मूव करवाने की कोशिश करती है। टेंड्स टू मूव, मूव करवाने की कोशिश करती है। क्लियर है? बिल्कुल इस तरह दीवार के ऊपर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दीवार को धक्का लगा रहे हैं और चाहते हैं कि दीवार मूव करे। दीवार मूव नहीं करेगी, लेकिन आप कोशिश तो कर रहे हैं ना। अगर दीवार की जगह पे कोई छोटा साइकिल हो, कोई टेबल हो, कोई चेयर हो, उसको आप धक्का लगाएं, वो मूव करेगा? बिल्कुल करेगा। तो इसका मतलब है फोर्स एक ऐसी चीज है जो किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाती है या फिर टेंड्स टू मूव, टेंड्स मतलब कोशिश, या फिर वो मूव करवाने की कोशिश करती है। बात क्लियर होगी? दूसरा, ये इसको मैं पॉइंट की फॉर्म में से लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए आसानी से। दूसरा पॉइंट इसमें ये होगा, एक तो होगा मूव करवाना, दूसरा ये हो सकता है कि एक गाड़ी आ रही है और हम अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, हम बहुत ताकत है, बहुत पावर है हमें, हम उस गाड़ी मूविंग गाड़ी को रोक कर दिखाएंगे, अपने दांतों से रोक कर दिखाएंगे। ये लोग करता भी करते हैं ना। खैर हम दांत यूज नहीं करेंगे, हम गाड़ी आ रही है, कार आ रही है या कार जा रही है, उसको हमने पीछे रस्सी से, चेन से बांधा और हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं। ठीक है? अगर साइकिल है ना, साइकिल है, उसको तो हम रोक सकते हैं। और अगर कार है या बाइक है या ट्रक है, क्या उसको हम रोक सकेंगे? नहीं रोक सकेंगे। इसका मतलब क्या है कि या तो हम रोक लेंगे अगर छोटी गाड़ी है, या फिर हम नहीं रोक सकते। अगेन, या तो हम रोक लेंगे या फिर हम रोकने की कोशिश करेंगे। अगर कार है तो रोकने की कोशिश नहीं रुकेगी यार, लेकिन कोशिश तो हम कर रहे हैं ना रुके, चेन टूट जाए, रस्सी टूट जाए, हमें साथ में ले जाए, लेकिन हमने कोशिश तो की है रोकने की। तो दूसरा हम पॉइंट इसमें कहेंगे, द फोर्स विच मूव और टेंड्स टू मूव, स्टॉप और टेंड्स टू स्टॉप। स्टॉप करेगी किसी ऑब्जेक्ट को, साइकिल है तो उसको स्टॉप कर लेगी। टेंड्स टू मूव, अगर गाड़ी है तो स्टॉप नहीं होगी, लेकिन स्टॉप करने की कोशिश हमने की है। या तो वो मूव करवाएगी या मूव करने की कोशिश करेगी, स्टॉप करेगी या स्टॉप करने की कोशिश करेगी। थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है? थर्ड पॉइंट हम फोर्स में ही ऐड कर सकते हैं। देखिए, क्रिकेट मैच हो रहा है, एक जो फास्ट बॉलर है वो बॉल करवाता है, बॉल फेंकता है ऐसे, आगे बैट्समैन होता है। बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये बॉलर है बी, ये बैट्समैन है बी, बैट्समैन। ठीक है? ये जो बॉलर है ये बॉल को इस तरफ फेंकता है, बॉल की डायरेक्शन आपके सामने है। जो बैट्समैन है उसके हाथ में बैट है, ठीक है? वो बैट से छक्का लगाता है। जब ये बैट घुमाता है तो यही बॉल जो होती है इसकी डायरेक्शन यूं उड़ जाती है ऐसे। अब देखिए, जब बॉल फेंकी गई उसकी डायरेक्शन, और जब बैट्समैन ने छक्का लगाया तब बॉल की डायरेक्शन सेम है? नहीं, चेंज है। ये बॉल ऐसे ऐसे फेंकी गई, बॉल इधर फेंकी गई, बैट्समैन ने छक्का लगाया, बॉल वो हो गई। तो इसका मतलब है कि हम यूं भी कह सकते हैं कि जो फोर्स होती है, इस बंदे ने फोर्स लगाई ना, फोर्स लगाने के साथ वो बॉल की डायरेक्शन चेंज की, तो हम ये कह सकते हैं जो फोर्स होती है वो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी चेंज करती है। क्लियर? तो तीसरा पॉइंट हम ये कह सकते हैं, फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। मूविंग ऑब्जेक्ट किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी चेंज करती है। क्लियर? अच्छा, अब जब हम इस फोर्स को कंप्लीटली डिस्क्राइब करेंगे तो हम पॉइंट्स में नहीं लिखेंगे। पॉइंट्स में लिखने का मतलब सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग करवाना था। ठीक है? तो हम जब इसको डिफाइन करेंगे, हम कहेंगे फोर्स, द फोर्स विच मूव और टेंड्स टू मूव, स्टॉप और टेंड्स टू स्टॉप, फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। हम इसको पॉइंट में नहीं बल्कि एक पैराग्राफ के फॉर्म में लिखेंगे। क्लियर हो गया? चले, अब अगर हम बात करें फोर्स के यूनिट की,
यूनिट की बात करते हैं अगर हम, यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का यूनिट होता है वो होता है न्यूटन, याद रखना न्यूटन होता है, और न्यूटन को हम कैपिटल एन से, न्यूटन एक साइंटिस्ट का नाम था, तो फोर्स को डिस्कवर न्यूटन ने ही किया था, ठीक है, पुल और पुश होते हैं, न्यूटन ने डिस्कवर किया था, इसलिए न्यूटन ने ही इसका यूनिट अपने नाम पर रखा, न्यूटन, ये आपने याद रखना है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास है इनर्शिया, इनर्शिया, इनर्शिया क्या होता है? अच्छा, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था गैलीलियो, मैं यहां पर इसको डिस्कस कर लेता हूं, गैलीलियो, गैलीलियो के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो जो इटली में एक टावर है, पिसा टावर, उसमें उस पर खड़े होकर जो ऑब्जेक्ट फेंके गए थे और कहा गया था कि दोनों ऑब्जेक्ट, एक भारी एक हल्का, ये हम चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं, दोनों जमीन पर एक ही टाइम में पहुंचते हैं, ये एक्सपेरिमेंट गैलीलियो ने की थी। खैर, तो गैलीलियो ने ये कहा था कि ये बहुत जर्नल सी बात है, हम इसको अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। हमारे पास एक ट्रक है, एक कार है, यानी कि एक भारी चीज है और एक हल्की चीज है। चले हम यूं कर लेते हैं, एक ट्रक है और एक कार है। कार का चूंकि मैस बहुत ज्यादा होता है, कार का मैस कम होता है। अगर ट्रक मूव कर रहा है और कार भी मूव कर रही है, तो जितना ज्यादा मैस होगा उसको रोकना उतना मुश्किल होगा। ऐसी ट्रक है, मैस ज्यादा है, इसको रोकना मुश्किल होगा ना। कार है, मैस कम है, इसको रोकना आसान होगा। अगर बाइक हो, उसका मैस और कम है, उसको रोकना और आसान होगा। साइकिल है, उसका मैस कम है, उसको रोकना और आसान होगा। तो हम ट्रक और कार को कंपेयर कर रहे हैं, तो जितना मैस ज्यादा होगा उसको रोकना उतना मुश्किल होगा, राइट। चले, अगर हम यूं करें, दोनों स्टॉप है, अब जितना मैस ज्यादा होगा उतना उसको मूव करवाना भी आसान होगा? नहीं, मुश्किल होगा। एग्जैक्टली, जितना मैस ज्यादा उसको मूव करवाना भी मुश्किल है, और अगर वो बाई चांस मूव कर ही जाए उसको रोकना भी उतना मुश्किल है। ऐसी बात है ना, बहुत सिंपल सी बात है। सिर्फ हम इसको थोड़ा सा फिजिक्स की टर्म में लेकर आना चाहते हैं। यही ऑब्जर्वेशन दी थी गैलीलियो ने, और इसी ऑब्जर्वेशन को तोड़ मोड़ कर न्यूटन ने पेश किया, और न्यूटन ने यह कहा, इसी को नाम दिया इनर्शिया का। न्यूटन ने यह कहा था कि इनर्शिया एक प्रॉपर्टी होती है। इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हर ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी होती है, विच रेजिस्ट अबाउट इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। ये डेफिनेशन बुक के ऊपर लिखी है। इनर्शिया एक प्रॉपर्टी होती है जो अपनी स्टेट के खिलाफ हमेशा मुज़ाहमत करती है, रेजिस्ट करती है, कोशिश करती है कि जिस स्टेट में वो है ना उसको वहीं पर रहने दे जाए। अगर ये मार्कर पड़ा हुआ ना, रेस्ट पर पड़ा हुआ है, ये यही चाहेगा यार मुझे पड़ा रहने दो, उधर मुझे नहीं कहीं जाना, मुझे इधर रहने दो, मैंने कहीं नहीं बाहर जाना, मैंने उस किसी और जगह पर नहीं जाना, मुझे इधर रहने दो। इसकी कोशिश यही होगी। और अगर ये मूव कर रहा है ना, तो इसकी कोशिश ये होगी यार मुझे मूव ही करते रहे, मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, मुझे चलते रहने दो, ना डिस्टर्ब करो। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है, और ये प्रॉपर्टी हर ऑब्जेक्ट में होती है, और इस प्रॉपर्टी को नाम देते हैं इनर्शिया। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करते हैं कि आपके घर में कोई चोर घुस गया, वो आपसे कहता है जी कि चलो घर से निकलो, यहां पर मैंने रहना है। तो क्या आप चुपचाप निकल जाएंगे? नहीं। क्यों निकले भाई, हमारा घर है, हमने पैसे दिए, हम क्यों निकले? तो आप रेजिस्ट करेंगे ना भाई। मैं तो रेजिस्ट करूंगा, ऑफ कोर्स आप भी रेजिस्ट करेंगे। तो आप रेजिस्ट करेंगे उसके खिलाफ, एग्जैक्टली करेंगे आप। क्यों? क्योंकि आप ये चाहेंगे हमारा घर है, हम क्यों छोड़कर जाएं। तो जो रेजिस्टेंस होती है ना, एक छोटा सा बच्चा है वो भी रेजिस्ट करता है, ठीक है, कि मुझे दूध पीना है, मुझे पीते रहना, मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं यार, ठीक है। तो ये हर ऑब्जेक्ट में होती है प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी की बेस पर हर ऑब्जेक्ट ये चाहता है कि अगर वो मूव कर रहा है ना, अगर वो मूव कर रहा है तो उसको मूव ही करते रहने दो। अगर वो रेस्ट कर रहा है ना, रेस्ट की हालत में, तो उसको रेस्ट ही करने दो। अगर वो सो रहा है तो उसको सोया रहने दो यार, मैंने नहीं स्कूल जाना, मैंने नहीं कॉलेज जाना, मुझे सोया रहने दो, मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। दिस इज कॉल्ड इनर्शिया, और ये प्रॉपर्टी होती है हर ऑब्जेक्ट की। ठीक हो गया। चले, नेक्स्ट हमारे पास है मोमेंटम।
मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है, इसको सिंपल हम कहते हैं, प्रोडक्ट होता है ये, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। इसको हम कैपिटल पी से लिखते हैं, और प्रोडक्ट है किसका? मास का और वेलोसिटी का, m और v, इसका फार्मूला होगा। और अगर इसके यूनिट की बात करें तो हम यूनिट हमेशा निकालते हैं फार्मूला से। तो फार्मूला हमारे पास है मास और v। तो मास का यूनिट होगा kg और v वेलोसिटी, इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड। तो जो मोमेंटम का हमारे पास यूनिट होता है kg मीटर पर सेकेंड। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इसको चेंज? मेरे पास जगह नहीं है, चलिए मैं यहाँ पर नीचे कर लेते हैं, हम यहाँ पे कर लेते हैं। इसको हम चेंज यूं कर सकते हैं, देखें ये है kg पर मास। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें सेकंड के साथ ही, और सेकंड के साथ हम डिवाइड कर दें, तो ये मेरे पास बनेगा kg ms डिवाइड बाय s माइनस 2 s2, इनके s मल्टीप्लाई बाय s2 बन जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसको ना हम यू कर सकते हैं, इसको हम यू लिख सकते हैं kg, s को ऊपर ले जाओ, s स्क्वायर को ऊपर ले जाओ, तो बन जाएगा m s माइनस 2 और साथ में ये s, ये वाला। ठीक है। अब जो ये आता है ना हमारे पास, ये इसको हम कहते हैं न्यूटन। ये हमारे पास इक्वल होता है किसके? इक्वल होता है न्यूटन के। ये हमारे पास न्यूटन के इक्वल होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा न्यूटन साथ में s। इसका मतलब है कि जो यूनिट ऑफ मोमेंटम होता है वो ns के भी इक्वल होता है। अब ये न्यूटन के कैसे इक्वल होता है, ये हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का टॉपिक पढ़ेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम इसको बताएंगे कि ये न्यूटन के इक्वल कैसे, kg ms माइनस 2 न्यूटन के इक्वल कैसे होता है। क्लियर? आई होप कि आपको चैप्टर के पहले टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। थैंक यू।